नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल में। और मैं सौरभ आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं। और वो क्वेश्चन की सीरीज़ है जो हिंदी की हमने की थी, उसके अगला वाला भाग है। हम देखेंगे इन क्वेश्चनों में कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये मैं आपको बता दूं, ये वो क्वेश्चन है जो पिछली कई परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं या कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सोच लीजिए, अगर खुद ये कई बार रिपीट हुए हैं और हो सकता है कि अगली बार रिपीट हो सकते हैं या इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन वर्णमाला से नहीं बनने वाले हैं। इस बात को आप समझिएगा। और ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पे क्या क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। आपसे पूछा ओष्ठ नहीं है, मतलब इसमें सब होंगी जो ओठ से बोली जाती होंगी, एक दो ऐसी होंगी जो ओठ से नहीं बोली जाती। देखिए, प का उच्चारण करेंगे ये भी ओष्ठ से है, अगर ब का उच्चारण करेंगे ये भी ओष्ठ से है, अगर माँ का उच्चारण करेंगे ये भी ओष्ठ से है। लेकिन जो हमारा त है ये ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। अगर हम त की बात करें, अगर हम त की बात करें तो हमारा जो त है वो दंत से बोला जाता है। जो त है वो हमारा दंत से बोला जाता है। तो एक बात समझ आई, इसलिए ये ओष्ठ नहीं हुआ। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप पढ़ चुके हैं, और अगर पढ़ चुके हैं तो कर भी सकते हैं बहुत आसानी से। और देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। मतलब कुल जो वर्ड हैं, वर्ड का मतलब जिसमें हम स्वर और व्यंजन प्लस जो हमारा व्यंजन है, इन दोनों को इंक्लूड करते हैं तो पूरी संख्या कितनी होती है। तो ये आपको पता होगा कि ये 52 होती है। किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दूसरे का आंसर हो गया 52। अब आगे चलेंगे, देखेंगे। देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं, तो एकदम आराम से करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत होगी और तो ज़रूर बताइएगा। देखिएगा, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन का मतलब ये हुआ कि वो व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, वो व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं नासिक के व्यंजन। अब देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, श, मूर्धन्य श का मतलब मूर्धा से बोला जाएगा, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। और इसके बाद है ज। अगर ज को देखेंगे तो जो हमारा ज आता है वो तालव्य है। अगर ग की बात करेंगे तो कंठ से बोला जाता है, जबकि इया जो है वो नाक से बोला जाता है, उसे कहते हैं नासिक के व्यंजन। मतलब हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होगा, पांचवा वर्ण होगा, वो कहा जाएगा नासिक के व्यंजन। इस बात का देखिएगा, जैसे क वर्ग का जो लास्ट अक्षर होता है उसे कहते हैं नासिक। ट वर्ग का जो लास्ट अक्षर होता है उसे कहते हैं नासिक। त वर्ग का जो लास्ट होता है उसे कहते हैं नासिक। और प वर्ग का, ये जो वर्गीय व्यंजन है इनका जो पांचवा अक्षर होता है, पांचवा वर्ण होता है, वो कहलाते हैं नासिक के व्यंजन। ठीक ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या अगर रहेगी तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, वहाँ पे इलाज किया जाएगा आपका। ठीक है, बस ये ऐसे ही था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, ए और ऐ पूछा गया है, वर्ण क्या कहलाते हैं। क्या ये नासिक के बोले जाते हैं, या ओष्ठ हैं, या मूर्धन्य है, या कंठ तालव्य है। तो हमने आपको बताया था कि जो ए है या ऐ है, ए है या ऐ है, उनका उच्चारण होता कहाँ से, ये हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। अगर आपको याद होगा तो आप इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जो ए और ऐ बनता है, ए और ऐ बनता है, तो देखिएगा जो अ, हरस अ और हरस ई के मिलने से ए का निर्माण होता है। तो अ जो बोला जाता है कंठ से, ठीक, और जो ई बोला जाता है वो तालु से बोला जाता है। तो अगर
ए और ऐ दोनों को देखेंगे तो वो कंठ और तालु से बोले जाएंगे। इसका मतलब हुआ जो ए और ऐ हैं वो कंठ तालव्य वर्ण होंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी स्वाहा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन बिना समझे करेंगे तो एक भी सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। मतलब जो हमारी वर्णमाला है, जो 52 जो मूल हैं उसके साथ साथ जो जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं उनमें किसको स्थान नहीं दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे आपको समझ आ जाना चाहिए किसको दिया गया है या फिर किसे नहीं दिया गया है। तो देखिएगा जो ल पे री की मात्रा होती है री, इसे दिया गया है। क पे क्री दिया गया है। और ये जो अक्षर है ये है नासिक, मतलब क वर्ग का पांचवा वर्ग। लेकिन जो श्री है, श्री को हम लोग अपने वर्णमाला में कोई भी स्थान नहीं दिए हुए हैं। जो हमारा श्री है अपने वर्णमाला में हमने इनको कोई स्थान नहीं दिया है, लेकिन इसलिए श्री को ये कहा जाता है कि हिंदी की मानक वर्णमाला में इसे स्थान नहीं दिया जाएगा। तो पांचवें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखेंगे अब आगे वाले क्वेश्चन में बात करेंगे। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना समझ आए या फिर कहीं कुछ दिक्कत मालूम पड़े तो तुरंत बताइएगा। ठीक है, देखिएगा आपसे छठा क्वेश्चन पूछा गया है। छठा क्वेश्चन ये है कि स स और ह में कौन से व्यंजन कहलाते हैं, मतलब जो इसमें व्यंजन हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है कि स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, मतलब इन्हें किस प्रकार से, प्रकंपित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। देखिएगा प्रकंपित व्यंजन का मतलब होता है जिसमें आता है र, से हम बोलते हैं तो कंपन उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जो हमारे वर्गीय व्यंजन है क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और इंतस्थ व्यंजन में जो हमारा आता है, अगर हम इंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो इसमें आता है य, र, ल और व, ये आते हैं इंतस्थ व्यंजन में। जबकि स और ह आते हैं संघर्षी व्यंजन में या ऊष्म व्यंजन में। तो यहाँ किसी प्रकार की समस्या तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका जवाब हो जाएगा, आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा कि स और ह क्या है, तो वो संघर्षी व्यंजन है, या संघर्षी व्यंजन को एक नाम देते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन, तो संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन हो गया स और ह। देखेंगे अब अगले वाले क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि जो छ ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है, किस वर्ग के अंतर्गत आती है, मतलब जो हम छ का जब उच्चारण करेंगे तो उसे किस स्थान पे रखेंगे। अगर हम छ का उच्चारण करेंगे तो किस स्थान पे रखेंगे। मूल स्वर, स्वर तो है ही नहीं तो कैंसिल हो गया। घोष है ही नहीं, कैंसिल कर दीजिए। और तालव्य वर्ण है नहीं, इसे हटा दीजिए। लेकिन संयुक्त वर्ण में आता है छ। अब संयुक्त वर्ण में छ कैसे आता है इसे देख लीजिए। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, संयुक्त वर्ण। लेकिन अब कैसे आता है ये देख लीजिए। अगर हम ह्रस्व का मतलब क के नीचे हलंत लगाएंगे, उसके बाद मूर्धन्य स को जोड़ेंगे, क और स के मिलने के बाद जो बनेगा वो बनता है छ। इसलिए कहेंगे कि ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छ आता है। ठीक, तो ये था अगला क्वेश्चन। देखेंगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 से आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। फिर वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि जो छ, जैसे आप कहते अगर वर्णमाला पढ़ेंगे तो छत्रज्ञ ऐसे पढ़ेंगे ना। अगर ऊपर से पढ़ेंगे, ये मान लीजिए य से पढ़ रहा हूँ मैं, तो अगर य र ल व श श ह
ह के बाद छ, ये आएगा ना, ह के बाद छत्र गया, तो आप कहेंगे ह के बाद, इसमें ह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब खोजना पड़ेगा। तो अभी हमने आपको इसके पहले बताया था कि क्या क्या जोड़ने पे इसका निर्माण होता है। तो हमने कहा था जो ह्रस्व क के नीचे हलंत प्लस मूर्धन्य स के जोड़ने से इसका निर्माण होता है। तो इसका मतलब है कि जो वर्ण का छ का किसके बाद आएगा, क के बाद। तो क यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हलंत नहीं लगा क के नीचे, लेकिन लगा लीजिए। तो ये थोड़ा मतलब टाइपिंग में गलती हो गई थी। तो क के बाद श का स्थान आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा तो दिक्कत होने लगी। ठीक है, आगे अगले वाले क्वेश्चन में बात करेंगे, कोई बात नहीं, साथ जुड़े रहिए, देखिएगा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस अगर आप पढ़ेंगे तो एक नहीं दो बार वीडियो देखिए, बस देखते रहिए, सो जाइए इसे लगा लीजिए, एक दो बार रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जो ज्ञ वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है। मतलब जो ज्ञ वर्ण है इसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। अगर संयुक्त कहते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी से मिल के बना होगा। अब किससे किससे मिल के बना है, देखिए ऑप्शन है ज और य, ज और ध, ज और न, ज और न। तो देखिएगा जो ये पहला वाला ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी त्रुटि ये है कि जो ज है उसके नीचे हलंत होगा, उसके बाद य होगा। देखिएगा ये होगा जो हमने अभी लिखा है, ये पहले का थोड़ा सा गलती हो गई है वो लिखने में, लेकिन जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ज और यहाँ बनेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, किस ज का किसके सहयोग से बना है, आधा ज, ह्रस्व ज जिसे कहते हैं, और यहाँ मिलने के बाद ज्ञ का निर्माण होता है। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिएगा एक ही बात को कई बार घुमा के पूछा है, घुमा के पूछे, चाहे लिटा के पूछे, चाहे खड़ा करके पूछे, कहीं कैसे ही पूछे, आपका जवाब दे देना है। तो ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो हमने आपको सघोष और अघोष का कई क्वेश्चन करवाए। अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत कर पाएंगे, और नहीं याद होगा तब तो मैं हूँ ही। अगर नहीं आपको याद होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर हम अघोष की बात करेंगे, अघोष की बात करेंगे तो हम देखेंगे जो अघोष वर्ण होता है उसमें जो पहला और दूसरा वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर होता है वो अघोष कहलाता है। देखिएगा इसमें ऑप्शन ब, ज और ह और स है, लेकिन जो हमारा ये स है ये थोड़ा सा मेरे स्टूडेंट है, इसे बना लीजिए, ये गलत है। और यहाँ पे रहेगा मूर्धन्य स, अगर ऑप्शन में मूर्धन्य स लिखेगा तो मूर्धन्य स को कहते हैं अघोष वर्ण, इसे कहेंगे अघोष वर्ण। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, प्रिंटिंग में से सही कर लीजिएगा। ये वाला ये जो स ये नहीं रहेगा, ये वाला स रहेगा मूर्धन्य श। तो ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा वो 10वां सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या, अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट में लिखिएगा। और क्वेश्चन कैसे लगे ये ज़रूर बताइए, आप लोग तो कुछ करते नहीं हो, अब कुछ तो बता दिया करिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो हमने बताया था जो क वर्ग है, क वर्ग का पूरा उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया, कंठ से हो गया, हटाइए इसे। आगे वाला अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, मतलब इसमें संयुक्त खोजना है। तो आप देखेंगे ये वाला द्विगुण मतलब ट वर्ग में आता है, ये द्विगुण व्यंजन है, ये क वर्ग का लास्ट है, लेकिन ज्ञ जो है वो होता है संयुक्त। जो ज्ञ का निर्माण होता है वो ज, और ज्ञ का जो निर्माण होता है वो ज और इया के मिलने से होता है। तो संयुक्त व्यंजन हुआ। अब देखिएगा आगे, ये तो ऑप्शन सही हो गया, संयुक्त व्यंजन कौन सा, तो ज्ञ हमारा एक संयुक्त व्यंजन है। आगे वाले क्वेश्चन में बात करेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन में जितने दिए होंगे सब दंत होंगे, एक को छोड़ के। अब देखिए कौन कौन सा दंत है, देख लीजिएगा। तो हम आपको बता दिए, जो त वर्ग होता है वो किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। त वर्ग दंत से बोला जाता है। तो त, थ, द, ध, न, ये तीनों ऊपर के हैं, ये दंत से बोले जाएंगे। अगर ये दंत से बोले जाएंगे इसका मतलब ये नहीं होंगे। लेकिन अगर ट की बात करें, अगर हम ट की बात करेंगे तो जो ट हमारा होता है वो मूर्धा से बोला जाता है, वो हमारा मूर्धा से बोला जाता है। तो अगर मूर्धा से बोला जाएगा इसका मतलब ये दंत से नहीं बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ट। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, तभी तो मज़ा आएगा और पढ़ने में। और एक एक बात बताऊं, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि हो सकता है हूबहू वही क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। बस ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो कैसी लगे सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। ठीक है, और मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपका थोड़ा सा दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए करें, थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है आप क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, कौन सा मानक वर्ण नहीं है, सॉरी, कौन सा अमानक वर्ण है, मतलब जिसको मानक में नहीं रखा गया है। तो देखिए ख भी है, ग भी है, भ भी है और झ भी है। लेकिन जो झ है ये यही होगा, लेकिन इसको पहले कैसे लिखा जाता था ये मैं बता दूं, इसलिए इसे अमानक वर्ण में रखा गया है। जैसे ये लिखा जाता था पहले कुछ इस तरीके से, ये भ लिखा जाता था, भ के नीचे इधर लटका दिया जाता था। तो ये जो है इसे भी झ पढ़ा जाता था, झरना वाला झ जो ये नीचे लिखा गया यही पढ़ा जाता था, और इसे अब अमानक वर्ण घोषित कर दिया गया है। ठीक, इस बात का ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, क्योंकि ये इस वाले झ के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, और इस का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखेंगे पूछा गया है कि जो झ किस वर्ण के सहयोग से बना है। तो हमने आपको बता दिया, देखिए ये तीनों नीचे का हटा दीजिए, लेकिन ऊपर वाला क के नीचे हलंत प्लस मूर्धन्य स, इन दोनों के जोड़ने के बाद छ का निर्माण होता है। तो किसके सहयोग, ये थोड़ा सहयोग गलत लिख गया है, तो ये किसके सहयोग से बना है, तो क और स के सहयोग से छ का निर्माण हुआ है। ठीक है, ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करवाने हैं। ये तो अभी शुरुआत थी, अभी तो बस ये कहा जाता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और बस पढ़ते रहिए आराम से, लॉकडाउन का मज़ा लीजिए। और वीडियो कैसी लग रही है और ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।